बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालेहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालेहा। इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ नावल में सिर्फ एक सेंचुरी को देखा है जिसमें पहली बार नावल इमर्ज हुए थे और वो थी 18th सेंचुरी, जिसके अंदर हमने रॉबिन्सन क्रूसो को भी देखा था, गुलिवर्स ट्रैवल को भी देखा था और एक और थे जॉन बुनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को भी उससे पहली वाली एज में देखा था, जो कि ट्रू नॉवलिस्ट तो नहीं कंसीडर किया जाता। लेकिन हम ओरिजिन डिस्कस करें ना, नावल किस तरह से इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पहली बार आया था, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते किसको, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को। अब क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि नावल होता कि उसकी डेफिनेशन की, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो गुलिवर्स ट्रैवल की या फिर या फिर पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की या फिर रॉबिन्सन क्रूसो की, कुछ हद तक तो वो नावल कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन अगर नहीं कंसीडर किए जाते कुछ हद तक, तो वो क्यों, ये भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें ओरिजिन बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरह से नावल पहली बार आया था और किस तरह से आते आते एक ऑथेंटिक फॉर्म, जो असल उसकी फॉर्म है, उस तक पहुंचा था। ठीक है, ये 18th सेंचुरी की भी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे रोमांटिक नॉवेलिस्ट्स को समझने से पहले। अब देखें, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत सारी एजेस आ जाती हैं, रोमांटिक एज तक तो हाफ एजेस कवर हो जाती हैं, हाफ से ज़्यादा इवन। और स्टिल देखें कि अभी अभी नावल का ओरिजिन हो रहा है, तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टास्क कि आप नावल को समझें और इन सारे नावल्स को कि जो फेमस राइटर्स हैं उनको याद रखा जाए। इट्स वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू ड्रामाज, एंड जो पोइट्री थी वो काफ़ी, उनका मार्जिन जो है हाई है, क्योंकि वो शुरू से ही स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, या फिर ब्रोज कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नावल्स की। तो हम नावल की डेफिनेशन देखते हैं कि ये जो है एक लंबी स्टोरी होती है, सही लंबी, ठीक है, नरेटिव फॉर्म में, यानी कोई नरेट कर रहा होता है। एक ऐसी स्टोरी जो कि कोई नरेट कर रहा होता है, एक लॉन्ग स्टोरी होती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि उसके अंदर रियल कैरेक्टर्स यूज़ होंगे। जैसे ह्यूमंस हैं ना, ये रियल कैरेक्टर्स हैं। अगर कोई जानवर या फिर कोई आइडिया का कोई कैरेक्टर होगा तो वो तो फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ना हुई। रियल नावल होने के लिए रियल कैरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। उन रियल कैरेक्टर्स के दिमाग में, दिल में, अंदरूनी जो स्ट्रगल है उनमें क्या चल रहा है, उनके इमोशंस किस तरह के हैं, किस तरह स्टोरी के शुरू में वो किसी और तरह के इंसान थे, आहिस्ता आहिस्ता कैसे उनकी डेवलपमेंट आई उनके कैरेक्टर्स के अंदर, ये सारी चीज़ें नॉवेल्स के अंदर पढ़ते हैं। नॉवेल्स के अंदर प्रॉपर एक सेटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेटिंग भी रियल हो। अगर सेटिंग रियल ना भी हो तो कोई मसला नहीं, बस सेटिंग का होना ज़रूरी है। और प्लॉट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लॉट होता है कि शुरू में स्टोरी के शुरू में क्या हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ राइजिंग एक्शन में, फिर क्लाइमैक्स पे पहुंच के क्या हुआ, ऐसा कि रीडर जो है वो सस्पेंस में आ गया कि आगे क्या होगा, फिर फॉलिंग एक्शन में ऐसा क्या हुआ, फिर आखिर पे आके क्या हुआ। ये सारी चीज़ें जिसके अंदर होंगी ना प्लॉट, तो ये जो है ये नावल की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि नावल कुछ सिखा के ही जाए। नावल जो है वो आर्ट फॉर आर्ट से एक भी हो सकता है, आर्ट फॉर लाइफ से एक भी हो सकता है। ज़रूरी हो सकता है कि वो कोई लेसन दे, ज़रूरी नहीं है कि वो लेसन दे, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद क्या हो जाता है, हाँ, हमें इमोशंस डिस्कस कर ली, पर्सनल ग्रोथ डिस्कस कर ली। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ना, वो नावल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो हमने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ना, सबसे पहली जिसको नावल कंसीडर किया जाता है कि नावल का ओरिजिन, नावल नहीं है ये, नावल का ओरिजिन जिसको कंसीडर किया जा सकता है कि जहाँ से लोगों ने सोचा कि अच्छा इस तरह की भी एक चीज़ हो सकती है लिटरेचर के अंदर। नावल जिस चीज़ को एक मॉडल बना के राइटर्स ने लिखना शुरू किया वो थी पिलग्रिम प्रोग्रेस। आखिर पिलग्रिम प्रोग्रेस के अंदर ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? पिलग्रिम प्रोग्रेस के अंदर नावल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि एक लंबी स्टोरी थी, ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। कैरेक्टर्स भी थे, ओके, यानी इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स यूज हुए हैं। पिलग्रिम जो है वो खुद एक क्रिश्चियन जो था वो खुद कैरेक्टर था, और फिर उसके बाद ये एक टेल एडवेंचर है कि वो एक सफ़र पे जाता है, स्टोरी बयान की हुई है, उससे सफ़र में क्या मुश्किलात आती हैं, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, डिफरेंट कैरेक्टर्स उसको मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये इसको एक नावल की ग्लिम्प्स आती है इस स्टोरी से। बट रिमेंबर वन थिंग कि ये ट्रू नावल नहीं है। क्यों? नावल के ट्रू होने के लिए कैरेक्टर का ट्रू होना ज़रूरी है।
उसके अंदर क्या चल रहा है, उसका स्ट्रगल पेश आ रही है, वो अंदर से उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी इमोशनल स्टेट क्या है, ये होना ज़रूरी है। लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टर्स यूज़ हुए हुए ना, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। नॉवल के लिए रियल लाइफ सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी हो ना, तो इसमें जो क्रिश्चियन होता है वो एक लंबे सफ़र पे जाता है ताकि उसके कंधे पे जो गुनाहों का बोझ है ना वो हल्का हो सके। तो वो जा रहा होता है और रास्ते में उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं। एक कैरेक्टर का नाम होता है फेथफुल। अब उस कैरेक्टर का नाम फेथफुल क्यों है? क्योंकि वो उसके साथ लॉयल होता है, ठीक है। एक कैरेक्टर का नाम है होप। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन को एक होप दिखाता है। अब ये तो आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज़ को कैरेक्टर बनाया गया। आइडिया रियल में तो कैरेक्टर नहीं ना होता, फेथफुल कोई कैरेक्टर तो नहीं होता। लो, और सारे कैरेक्टर्स इसी तरह नाम रखे गए हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये नॉवल नहीं है, पायनियर ऑफ नॉवल कह सकते हैं इसको, कि पहली जो ओरिजिन है वो कह सकते हैं। क्यों? इसके अंदर प्लॉट है, इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, इसके अंदर स्टोरी है, इसके अंदर सारा कुछ है। इमोशनल स्टेट नहीं डिस्कस की हुई और रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं यूज़ किए हुए और ना ही रियल लाइफ सिचुएशन है। समटाइम्स ऐसी ऐसी सिचुएशन आती हैं जो आम जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है, फैंटेसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जिस वजह से हम पिलग्रिम प्रोग्रेस को बोलेंगे कि ये नॉवल नहीं है। गुलिवर्स ट्रैवल पे आ जाते हैं जल्दी से। गुलिवर्स ट्रैवल के अंदर एक बंदा होता है, ठीक है, वो डिफरेंट जगहों का सफ़र करता है। एक जगह पे वो जाता है जहाँ पर एक आइलैंड सा होता है, उस पे जाता है। वहाँ पर उसको बोने मिलते हैं। बोने क्या? लिलीपुट उस जगह का नाम होता है। लिलीपुट तो इमेजिनरी सेटिंग है, मैंने कहा था इमेजिनरी सेटिंग से कोई मसला नहीं है, सिर्फ रियल लाइफ कैरेक्टर्स होने चाहिए और रियल लाइफ सिचुएशन होनी चाहिए। अब देखें, ये दोनों इसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लड़का जो है वो एक आइलैंड पे जाता है, वहाँ पर उसको बोने मिलते हैं। देखें, बोने रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये कोई क्रीचर नहीं होती। उसके बाद जो उसको सिचुएशन फेस करने को मिलती है ना, वहाँ पे बोने उसको बांधते हैं, उससे डरते हैं, उसको वो जो है घसीट के लेके जाते हैं अपने ऑनर के पास। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ सिचुएशन में। हालांकि स्टोरी उसके अंदर है, कैरेक्टर्स उसके अंदर हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम नावल नहीं कह सकते। सिमिलरली जो रॉबिन्सन क्रूसो है, इसको किसी हद तक नावल माना जाता है। ऑब्वियसली इनको से सेमी नॉवेल्स तो माना जाता है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रॉबिन्सन क्रूसो के अंदर ऐसा क्या है? इसके अंदर तो अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो इसको ज़रूर पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो होता है, एक लड़का जो होता है वो फंस जाता है क्या कहते हैं, हाँ, एक आइलैंड पे फंस जाता है। वो ना इधर का ना उधर का, और अपनी सारी ज़िंदगी तकरीबन 24 साल वो वहाँ पे गुजारता है। और ये एक ऑटोबायोग्राफी है। जो राइटर है ना रॉबिन्सन क्रूसो का, वो अपनी ज़िंदगी की नहीं बल्कि अपने ही दोस्त की ज़िंदगी की कहानी सुनाता है, जो 5 साल के लिए एक जगह पर फंस जाता है। तो वो उसी की कहानी लेके इस कहानी को बयान करता है। और इसके अंदर फर्स्ट पर्सन नरेटर यूज़ किया हुआ है, और उसने कहा हुआ है कि आई डिड दिस, आई वॉज देयर, ये वो। सो ये आई जो है ना, ये इसको ऑटोबायोग्राफी बना देता है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अपनी ज़िंदगी के बारे में, वेट फॉर अ सेकेंड, या तो अपनी ज़िंदगी के बारे में जब इंफॉर्मेशन राइटर देना शुरू कर दे तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है, ठीक है। सो हम इसको ज़्यादा नावल नहीं, हम इसको ज़्यादा ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। समझ आ गई? तो ये एक ऑटोबायोग्राफी थी। तो बाकी इसके अंदर सारा कुछ मौजूद है, कैरेक्टर्स मौजूद हैं, सेटिंग मौजूद है, रियल लाइफ स्टोरी मौजूद है, उसको स्ट्रगल्स पेश आती हैं वो मौजूद है। सिर्फ इसके अंदर ज़्यादा जो है ना वो ऑटोबायोग्राफी हम इसको बोलेंगे, क्योंकि आई पर्सन यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जो ट्रू नावल कंसीडर किया जाता है वो सैमुअल रिचर्डसन की पैमेला को कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ देखें, वो जो लड़की थी ना, जो प्रोटैगनिस्ट है वो मेड है, ठीक है, किसी के यहाँ काम करती है। ये तो बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन हो गई। उसका मास्टर उसको सिड्यूस करने की कोशिश करता है, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन में पॉसिबल है। पैमेला इतनी स्ट्रगल फेस करती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें नावल में दिखाई गई हैं, कि वो किस तरह डिप्रेस्ड हो जाती है, कैसे वो अपने आप को ओवरकम करने के लिए, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए अपने पेरेंट्स को लेटर्स लिखना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में मौजूद हैं, प्लॉट है इसके अंदर, सारा कुछ है, तो इसको एक नावल बनाती हैं। ये फर्स्ट रियल नावल जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर है वो पैमेला कंसीडर किया जाता है। ऑल्दो फर्स्ट नावल और भी हैं, जैसे पिलग्रिम प्रोग्रेस, रॉबिन्सन क्रूसो, लेकिन वो ट्रू नावल नहीं कह सकते। फर्स्ट जो ट्रू नावल है वो पैमेला है, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे रियल टॉपिक पे। सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया सिर्फ इस वजह से कि ताकि आपका नॉवल के अकॉर्डिंग एटलीस्ट जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब जो सर वॉल्टर स्कॉट, नॉट
सर वाल्टर स्कॉट, बल्कि जो जेन ऑस्टन और सर वाल्टर स्कॉट है बहुत ज़्यादा फेमस नावलिस्ट हैं रोमांटिक एज के। देखिए हम रोमांटिक एज की हमेशा पोइट्री पे फोकस करते हैं, क्यों? पोइट्री पीक पे थी, हम नॉवलिस्ट को छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक न्यू टाइप ऑफ नावल इस एज के अंदर आ गई थी जिसको गोथिक नावल कहते हैं। गोथिक नावल क्या होता है? हॉरर मूवीज़, जिस तरह आजकल हम देखते हैं ड्राउनी मूवीज़, इसी तरह से जो ड्राउनी नॉवेल्स हैं वो भी लिखे जाने लगे रोमांटिक एज के अंदर। तो ये जो थी एक डेवलपमेंट आ गई थी रोमांटिक एज के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे नॉवलिस्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल होरास वाल्पोल जो है, इसने एक इंपॉर्टेंट नॉवल लिखा हुआ है कास्टल ऑफ ओट्रांटो, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर एक स्कल दिखाया जाता है, बार बार से वो डरता रहता है, एक बुत सा दिखाया जाता है जो एक हवेली के अंदर दिखाया गया है। इस हवेली के अंदर जो है एक पीढ़ी तो गुजर जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और उससे वो इंतकाम लेने का सिलसिला जारी रहता है। और ये इस तरह की ड्राउनी मूवी है, सॉरी मूवी नहीं, क्या है यार, नॉवल। उसके बाद हमेशा एक बात याद रखना कि ये जो गोथिक नॉवेल्स थे ना, इन गोथिक नॉवल का दूसरा नाम था टेल ऑफ टेरर, टेल ऑफ वंडर, ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद क्या आ जाता है कि इनकी जो हॉरर नॉवेल्स होते थे, इनकी जो मोस्टली जो सेटिंग होती थी वो इटली होती थी, ठीक है, ये एक याद रखना, क्योंकि समटाइम्स सेटिंग पूछी जाती है किसी नॉवल के बारे में, हमें आइडिया नहीं होता। अगर वो रोमांटिक एज से है और हॉरर से है तो हम इजीली उसको गेस कर सकते हैं कि, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉवलिस्ट्स की जो सेटिंग है वो इटली होती थी। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद ना सिर्फ जो होरास वाल्पोल है ये इंपॉर्टेंट है गोथिक नावल के अंदर, बल्कि कुछ मिसिस रेडक्लिफ और मैरी शेले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपने याद रखना कि फर्स्ट ट्रू गोथिक नॉवलिस्ट जो है वो होरास वाल्पोल ही है। उसके बाद मिस एन रेडक्लिफ बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसने 5 नॉवेल्स लिखे हुए हैं। इसके मोस्ट 2 फेमस जो नॉवेल्स हैं वो मिस्ट्रीज़ ऑफ यूडोल्फो है और द इटालियन है। इसको याद रखने का तरीका बताती हूँ। देखें, मैंने सेटिंग के बारे में आपको पहले बता दिया और इस सेटिंग पर पूरा नॉवल लिख दिया किसने? मिस एन रेडक्लिफ ने, द इटालियन। दूसरा मिस्ट्रीज़ ऑफ यूडोल्फो। एक बात याद रखना कि हॉरर मूवीज़ हों, ड्रामाज हों, नॉवेल्स हों, इनके अंदर हमेशा ये होता है कि आगे क्या होगा, ये आगे किस तरह की सिचुएशन आएगी, तो मिस्ट्रीज़ होती हैं। तो मिस्ट्रीज़ ऑफ यूडोल्फो पे मिसिस एन रेडक्लिफ ने लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये हम याद रखना कि मिसिस रेडक्लिफ और ये जो गोथिक नॉवलिस्ट जितने भी हैं वो सारे जो हैं वो पीबी शेले से, पीबी शेले नहीं बल्कि बायरन और पीबी शेले दोनों से इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लेडी आ जाती है मैथ्यू ग्रीगर, ओके। ये गोथिक नॉवलिस्ट थी जिसने द मॉन्क एक जो है नॉवल लिखा हुआ, और दूसरा लिखा हुआ द टेल्स ऑफ टेरर, और एक और लिखा हुआ टेल्स ऑफ वंडर। मैंने आपको पहले बता दिया कि टेल्स ऑफ टेरर और टेल्स ऑफ वंडर गॉथिक नॉवल का ही दूसरा नाम है, तो इसने इस पे लिख डाले थे, ठीक हो गया। ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट थे बल्कि दूसरे में आपको डिस्कस कर लूँ कि चार्ल्स रॉबर्ट मैचरिन भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनने मलमोथ द वंडर लिखी थी। आई विल हाईली रिकमेंड कि मैरी शेले का फ्रैंकेस्टाइन नॉवल आप ज़रूर पढ़ें। इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि गोथिक नावल किस तरह की राइटिंग थी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऑस्टिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट है, बट रिमेंबर वन थिंग कि ये गोथिक नॉवलिस्ट नहीं है। ऑस्टिन और वाल्टर स्कॉट ये दोनों गोथिक नॉवलिस्ट नहीं थे। उसके बाद जो ऑस्टिन है उसने 6 नावल लिखे हुए। 6 नावल्स में हमारे पास जो पहला नावल आ जाता है वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो पहला नावल है। नो, सेंस एंड सेंसिबिलिटी पहला नावल है और उसने 1811 में लिखा था। प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में लिखा था। आप प्लीज़ इसके जो जितने नावल्स हैं इनको ज़रूर पढ़ें, इनकी सेटिंग ज़रूर पढ़ें, प्रोटैगनिस्ट का पता होना चाहिए और इनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन पता होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाईली रिकमेंड कि प्राइड एंड प्रेजुडिस तो आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये गोथिक नॉवलिस्ट नहीं थी, ये रियल लाइफ सिचुएशन पे लिखती थी, और आर्ट फॉर आर्ट से किसका मोटो था कि मैंने जो भी लिखना है सिर्फ इस पर्पज़ के लिए लिखना है कि वो आर्ट है, इस पर्पज़ के लिए नहीं कि मैंने मॉरल लेसन देना है, ठीक है। मोस्टली ये क्या करती थी कि मैरिज वाला थीम यूज़ करती थी। कैरेक्टर की डेवलपमेंट इसने इतनी खूबसूरती से, प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर एक कैरेक्टर था डार्सी, उसका कैरेक्टर जो शुरू में कैसा था, बाद में कैसा था, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा ये क्लर्जीमैन की बेटी थी, ये हो गया। उसके बाद सर वाल्टर स्कॉट जो थे ये एक रोमांटिक एज नॉवलिस्ट तो थे ही, लेकिन ये स्टोरी टेलर भी, आप इसको पोइट्री के अंदर भी इनका एक रोल है, आप वहाँ पर भी इनको ज़रूर पढ़ें। उसके बाद एक बात याद रखनी है कि जो इनके अंदर और ऑस्टिन के अंदर एक डिफरेंस था। ऑस्टिन जो थी वो हमेशा रूरल लाइफ को डिस्कस करती थी, जो स्कॉट था वो हमेशा एडवेंचरस और रोमांटिक टेल्स वगैरह। ये इसको तो ये इस वजह से फेमस ही इसी वजह से है कि इसकी राइटिंग्स के अंदर एक स्टोरी की फॉर्म में बताई गई है इसकी राइटिंग्स, ख्वाह वो पोइट्री हो
चाहे वो नावल हो, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट मेजर नावलिस्ट कंसीडर किया जाता है हिस्टोरिकल नावल्स पे। ये जो भी नावल्स लिखता था वो हिस्ट्री के बेस्ड होते थे। उसके बाद क्या हो जाता है, स्टोरी टेलर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फेमस जो नावल्स थे वो तलिस्मान है, ओल्ड मॉर्टेलिटी और दूसरा गाय मेंडरिंग है। ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।